नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु x, 0 और बिंदु 0, y को जोड़ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु x, 0 और बिंदु 0, y को जोड़ने वाले खंड को बिंदु P बिंदु P जो है, जिसके निर्देशांक 5, -2 है, कह रहा है 2:5 के रूप में विभाजित करता है। हाँ, कह रहा है कि बताइए x और y का मान क्या है। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु x, 0 और बिंदु 0, y को जोड़ने वाले खंड को बिंदु P जो है, जिसके निर्देशांक 5, -2 है, को 2:5 के रूप में विभक्त करता है। तो कह रहा है कि बताइए x और y के मान क्या होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दो बिंदु है, दोस्तों दो बिंदु है, एक हमारा दोस्तों दो बिंदु है जिसके निर्देशांक क्रम से एक मिनट रुकिए। दोस्तों दो बिंदु है, मान लीजिए पहला बिंदु यहाँ पर है। दोस्तों ये जो पहला बिंदु है, इसके निर्देशांक x, 0 दिया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरा जो बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर है और उसका जो निर्देशांक दोस्तों हमें दिया है 0, y दिया है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तो यही है। कहोगे हाँ, कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक P बिंदु अंतः विभाजित करता है। एक P बिंदु जो है अंतः विभाजित करता है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो P बिंदु विभाजित करता है, इसका निर्देशांक जो है 5, -2 है। ये तो कह रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है, कह रहा है दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब ये वाली रेखा, कह रहा है इसको मिलाने वाला रेखाखंड जो है, मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु P जो है अंतः विभाजित करता है 2:5 के रूप में। 2:5 के रूप में विभक्त करता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। किस रूप में विभक्त करता है दोस्तों? 2:5 के रूप में विभक्त करता है। ठीक है, 2:5 के रूप में विभक्त करता है। फिलहाल के लिए दोस्तों आप ये जो P बिंदु की निर्देशांक है, इसे भूल जाइए। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि एक निर्देशांक दोस्तों यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि निर्देशांक x, 0 और निर्देशांक 0, y को मिलाने वाले रेखाखंड को P जो है 2:5 में विभक्त कर रहा है। अगर दोस्तों P बिंदु इन दोनों निर्देशांकों को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:5 में विभक्त कर रहा है, तब आप मुझे बताइए इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तब आप मुझे बताइए इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए, अगर आपको P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए, आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए। तो अगर मैं करता हूँ तो आया 0। ठीक है, कहोगे देखिए यहाँ पर तो आपने कर दिया। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए इसी की मल्टीप्लाई अब यहाँ पर करिए, इसी की मल्टीप्लाई अब यहाँ पर करिए। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं करता हूँ दोस्तों, एक मिनट रुकिए, अगर दोस्तों मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ तो 2y आया। आपने 2y आया। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ पर किया उसी प्रकार यहाँ पर भी मुझे करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार मैंने 5 की मल्टीप्लाई x से किया तो 5x आया, यहाँ पर ले दिया। ठीक है, इसी प्रकार 5 की मल्टीप्लाई 0 से भी किया तो आया 0, तो यहाँ पर 0 लिख दिया। अब क्या करना है, कहोगे देखिए दोनों जो अनुपातिक वैल्यू है उनसे भाग दे दीजिए। मैंने भाग दे दिया तो क्या नहीं मिला, कहोगे देखिए यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर भी 7 आया। इस प्रकार आपने कहा कि भैया इस प्रकार दिखाया तो P बिंदु के निर्देशांक ये होंगे। हाँ दोस्तों 0 का कोई वजूद नहीं है तो 0 हटा दो, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कहोगे 5x/7 और 2y/7 होंगे। 2y/7 होगा, 2y/7 होगा। हाँ दोस्तों ये तो हमारे अनुसार। दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार देखूं तो P बिंदु के निर्देशांक दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार देखूं तो P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कहोगे P बिंदु के निर्देशांक 5x/7 और 2y/7 होंगे। 5x/7 और 2y/7 होगा। अगर दोस्तों मैं अपने अनुसार देखूं तो 5x/7 और 2y/7 होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि भैया P बिंदु की निर्देशांक जो है 5-2 है। हम दोस्तों देख रहे हैं कि भैया P बिंदु की निर्देशांक 5x/7 2y/7 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये है, मतलब ये बराबर जो होगा इसके होगा और ये बराबर जो होगा इसके होगा। तो अगर दोस्तों 5x बराबर 7 5x/7 जो है
5 के बराबर है तो इसे मैंने 5 के बराबर रखकर सोल्व कर लिया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो 7 निकल कर आएगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं तुलना करता हूँ तो 2y अपॉन 7 बराबर -2 के हो, तो मैंने -2 की रख दिया बराबर के, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, -1 आ गया और -1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 7 से करता हूँ तो आएगा -7। इस प्रकार देखा जाए तो y की वैल्यू क्या आई, -7 है। क्या आई, 7 आई। दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया x की वैल्यू 7 होगी और y की वैल्यू जो होगी -7 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आपको आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने कल करवाया भी था, ठीक है, लेकिन फिर से करवा दे रहा हूँ। कह रहा है कि बिंदु P खंड AB का मध्य बिंदु है। कह रहा है कि बिंदु P जो है खंड AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। कह रहा है बिंदु P के निर्देशांक जो है 2,1 है, कह रहा है, और बिंदु B के निर्देशांक जो है 11,5 है। कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे, कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे। हाँ तो हो गया, हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है, हो गया, हाँ यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा इस क्वेश्चन को करने से पहले, एक मिनट, ठीक है ठीक है, पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊंगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेखाखंड AB है और उसका मध्य बिंदु P है, ठीक है। पहले दोस्तों हम विस्तार से कर लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट भी यहाँ पर करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। शॉर्टकट को करने के लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा, पहले आप वैसे समझ लीजिए विस्तार से। कह रहा है कि एक रेखाखंड AB है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा रेखाखंड AB है, ठीक है, रेखाखंड AB है, ठीक है। कह रहा है इस रेखाखंड AB का मध्य बिंदु जो है P है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि P बिंदु के जो निर्देशांक है 2,1 है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है आगे B बिंदु के जो निर्देशांक है 11,5 है। मैंने कहा ठीक है जी, आगे बताइए। कह रहा है कि A बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मान लीजिए दोस्तों A बिंदु के निर्देशांक x, y है, ठीक है। फिलहाल के लिए दोस्तों ये जो P बिंदु के निर्देशांक है 2,1, इसे भूल देंगे। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि दो बिंदु है, एक A है एक B है और उसके निर्देशांक x, y है और 11,5 है, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो बिंदु A, B है और उन दोनों के निर्देशांक क्रमशः ये और ये है और उन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु P है, ठीक है। अगर दोस्तों A और B रेखाखंड का मध्य बिंदु P है तो इस मध्य बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। इस मध्य बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, कहोगे देखिए मध्य बिंदु P का जो निर्देशांक होता है, कहोगे देखिए मध्य AB का मध्य बिंदु अगर P है तो इस मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा, हाँ। दोस्तों x की वैल्यू क्या है, कहोगे देखिए x की वैल्यू देखा जाए तो x है। यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पर मैं x रख दे रहा हूँ, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है, कहोगे 11 है, तो यहाँ पर मैं 11 रख देता हूँ। तो मुझे क्या प्राप्त होगा, कहोगे 11 प्लस x प्राप्त होगा। अपोन में दोस्तों 2 है, अपोन में 2 रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों y1 की वैल्यू क्या है, कहोगे देखिए y1 की वैल्यू y है, ठीक है, y1 की वैल्यू y है। y2 की वैल्यू क्या है, कहोगे 5 है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया, तो यहाँ पर मुझे देखा जाए तो ये प्राप्त हुआ। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो P मध्य बिंदु P के निर्देशांक जो होंगे क्रमशः ये होंगे, हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि भैया 2,1 है मध्य बिंदु P के निर्देशांक 2,1 है, हम यहाँ पर देख रहे हैं ये है, हाँ लोग यहाँ। अगर दोस्तों हमारे अनुसार ये है और क्वेश्चन के अनुसार ये है तो हम कह सकते हैं कि भैया 11 प्लस x अपॉन 2 जो है 2 के बराबर होगा और y प्लस 5 अपॉन 2 जो होगा 1 के बराबर होगा, हाँ। अगर दोस्तों 11 प्लस x अपॉन 2 बराबर जो है 11 प्लस x अपॉन 2 जो है 2 के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो x की वैल्यू देखा जाए तो -7 निकल कर आएगी। इसी प्रकार दोस्तों y प्लस 5 अपॉन 2 बराबर जो है 1 के है, तो मैंने 1 के बराबर है तो मैंने 1 के बराबर कर दिया, ठीक है। यहाँ से दोस्तों अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो -3 आया, ठीक है। दोस्तों हमसे पूछा क्या था, कभी हमसे कहा था कि बताइए A बिंदु के निर्देशांक क्या है। दोस्तों एक A बिंदु के निर्देशांक क्या थे, x और y था और x की वैल्यू क्या है -7 आई है और y की वैल्यू क्या है -3 आई है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि A बिंदु के जो निर्देशांक होंगे -7, -3 होंगे। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं करना था, तब कैसे करना है, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
मान लीजिए दोस्तों दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु बी है, ठीक है। और ए बिंदु के जो निर्देशांक है 2,4 है, और बी बिंदु को जो निर्देशांक है, बी बिंदु के जो निर्देशांक है 6,2 है, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए दो बिंदु है, एक ए है, एक बी है, और ए बिंदु की जो निर्देशांक है 2,4 है, और बी बिंदु की जो निर्देशांक है 6,2 है, ठीक है। दोस्तों ए और बी बिंदु का मध्य बिंदु जो है पी है। अगर दोस्तों ए और बी का मध्य बिंदु पी है तो इस पी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? इस पी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? अगर दोस्तों ए और बी का मध्य बिंदु पी है तो इस पी मध्य बिंदु पी का निर्देशांक क्या होगा? देखिए मध्य बिंदु पी का जो निर्देशांक होगा x+1 x1 + x2/2 होगा, और y1 + y2/2 होगा, y1 + y2/2 होगा। हाँ नहीं तो होगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। मतलब इसका जो निर्देशांक मतलब पी मध्य बिंदु पी का जो निर्देशांक होगा इसके और इसके जोड़ का आधे के बराबर होगा, और इसके और मतलब मध्य बिंदु पी का जो निर्देशांक होगा इसके और इसके जोड़ के आधे और इसके जोड़ के आधे के बराबर होगा। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट करेक्ट हो गया। हाँ ठीक है, मतलब दोस्तों पी मध्य बिंदु पी के निर्देशांक क्या है? हो गया मध्य बिंदु पी के निर्देशांक x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होगा। मतलब इस मध्य बिंदु पी का निर्देशांक जो होगा इसके और इसके जोड़ के आधे के बराबर होगा, और इसके जोड़ के आधे के बराबर होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आया? हो गया, हाँ हमें यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। बस इतना ही मुझे समझाना था, इतना ही समझाना था। अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझना, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि एक टर्म में x एक टर्म में y है, दोस्तों मान लीजिए एक टर्म में x है और एक टर्म में y है। अगर दोस्तों इन दोनों टर्मों के जोड़ का आधा, अगर दोस्तों इन दोनों टर्मों के जोड़ का आधा, अगर दोस्तों इन दोनों टर्मों के जोड़ का आधा जो है, जोड़ के आधा जो है a के बराबर है। अगर दोस्तों इन दोनों टर्मों के जोड़ का आधा, अगर दोस्तों इन दोनों टर्मों के जोड़ का आधा जो है एक इन दोनों टर्मों के, अगर दोस्तों एक टर्म हमारा x है एक टर्म y है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर एक मिनट रुकिए दोस्तों, अगर दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि एक टर्म हमारा x है एक टर्म y है, तो ऐसी स्थिति में एक मिनट रुक जाइए, मुझे समझाना कुछ है, ठीक है। हाँ मैं समझ गया, ठीक है। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एक टर्म हमारा x है और एक टर्म हमारा y है, ठीक है, और उन दोनों टर्मों के जोड़ का आधा, उन दोनों टर्मों के जोड़ के आधा जो है, जोड़ का आधा जो है वो a के बराबर है, a के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों x और y का जो जोड़ होगा, x और y का जोड़ होगा a का दोगुना होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि एक टर्म हमारा x है और एक टर्म y है, तो और उन दोनों के जोड़ का आधा जो है a के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x और y का जो जोड़ होगा a का दोगुना होगा। कैसे? आइए हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों हमारा एक टर्म है x है एक टर्म है y है, और इन दोनों के टर्मों का जोड़ का आधा जो है a के बराबर है। हाँ, इसे अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूँ, इसे मैं दोस्तों अगर सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए अगर आप सोल्व करते हैं तो x + y = 2 मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं, दोस्तों आपने दोस्तों यहाँ पर खुद देखा कि x और y के जोड़ का आधा जो था a के बराबर था, और x और y के जोड़ का आधा जो है a के बराबर होने के कारण x और y का जो जोड़ है वास्तव में a का दुगना है। हाँ यही चीज तो मैं बता रहा था, यही चीज तो आपको मैं बता रहा था। हाँ यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि दो टर्म हमारा x और y है और उन दोनों का जोड़ जो है, उन दोनों के जोड़ का आधा जो है a के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों का योग जो होगा a का दुगना होगा, a का दुगना होगा। यहाँ पर तक आपको बात समझ में आई? होगी? हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं बिना फॉर्मूले के, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक रेखाखंड हमारा ए बी है, कह रहा था एक रेखाखंड हमारा। दोस्तों ये जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ ना, ये बहुत फायदेमंद है आपके लिए, बहुत फायदेमंद है, ठीक है। अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें दिया है, मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया है और किसी अन्य का निर्देशांक पूछ रहा, किनारे वाले में से किसी का भी निर्देशांक पूछ रहा है, तो वहां पर आपको प्रयोग करना है ये मेथड, ठीक है। कह रहा है दोस्तों एक रेखाखंड है ए बी है,
मान लीजिए दोस्तों ये रेखाखंड हमारा ए बी है, ठीक है। कह रहा है कि एक रेखाखंड हमारा ए बी है, ठीक है। कह रहा है कि और उन दोनों का मध्य बिंदु, कह रहा है उन दोनों का मध्य बिंदु जो है पी है, कह रहा है उन दोनों का मध्य बिंदु पी है। कह रहा है पी बिंदु का जो निर्देशांक है वो 2,1 है, 2,1 है। हाँ हाँ ठीक है जी। कह रहा है कि बी बिंदु की जो निर्देशांक है 11,5 है, 11,5 है, 11,5 है। हाँ कह रहा है ए बिंदु की निर्देशांक बताइए। तो मान लीजिए एक्स, ये बिंदु की निर्देशांक जो है एक्स को बताइए। आपका दिल करता है तो आप मानिए, ना तो ना मानिए। जब आप सीख जाओगे तो आपको ये सब मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक है। ये दोस्तों मध्य बिंदु, दोस्तों ए और बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है। और पी जो मध्य बिंदु पी है उसके निर्देशांक 2,1 है, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वास्तव में इसके और इसके जोड़ के आधे के बराबर है। हाँ हाँ यही चीज तो अभी को मैंने बताया था, यही चीज तो मैंने बताया था। हाँ हाँ दोस्तों अभी को जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ उससे ठीक पहले आपको मैंने समझाया था कि ये वाली जो वैल्यू है वास्तव में, ये वाली जो वैल्यू होती है वास्तव में इसके और इसके जोड़ के आधे के बराबर होती है, और ये वाली जो वैल्यू होती है इसके और इसके जोड़ के आधे के बराबर होती है। अगर दोस्तों ये वाली वैल्यू जो है इसके और इसके जोड़ के आधे के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो जोड़ है, इन दोनों का जो जोड़ है वास्तव में इसके दुगने के बराबर है। इसका दुगना क्या होगा, 4 होगा। मतलब इन दोनों का जो जोड़ है वास्तव में 4 के बराबर है। हाँ ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, इसका और इसका जोड़ जो है 4 के बराबर है। हाँ अगर दोस्तों इन दोनों का जोड़ जो है, इन दोनों के जोड़ की वैल्यू 4 है और इस 4 में से मैं ये वाला टर्म घटाता हूं तो ये वाला टर्म मिल जाएगा कि नहीं, हो गया। हाँ ठीक है। तो दोस्तों मैंने 4 में से, दोस्तों इन दोनों का जोड़ कितना है, हो गया 4 है। अगर दोस्तों मैं 4 में से ये वाला टर्म घटाता हूं तो ये वाला टर्म मिलेगा, और ये वाला टर्म घटाता हूं तो ये वाला टर्म मिलेगा। हाँ तो दोस्तों मैंने ये वाला टर्म घटा दिया, तो अगर मैं घटाता हूं तो मुझे क्या मिला, होगा देखिए जब आप घटाओगे तो -7 मिला। मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू देखा जाए तो -7 है। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आज आई होगी, ठीक है। दोस्तों ये चीजें मैं कल समझा नहीं पाया था, आज समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू है वास्तव में इसके और इसके जोड़ के आधे के बराबर है। अगर दोस्तों ये वाली वैल्यू जो है इसके और इसके जोड़ के आधे के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस और इस टर्म का जोड़ होगा इसके दुगने के बराबर होगा। मतलब इसका दुगना क्या होगा, 2 होगा। एक का दुगना क्या होता है, 2 होता है। मतलब इसका और इसका जोड़ जो है वास्तव में 2 के बराबर है। हम ठीक है। अगर दोस्तों इसका और इसका जोड़ जो है 2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर दोस्तों इन दोनों का जोड़ क्या है, इन दोनों के जोड़ की वैल्यू जो है 2 के बराबर है। मतलब इन दोनों का जोड़ क्या है, 2 है, ठीक है। अगर दोस्तों इन दोनों के जोड़ में से जो इन दोनों का जो जोड़ 2 के बराबर है उसमें से अगर मैं ये वाला टर्म घटाता हूं तो ये वाला टर्म मिलेगा, और ये वाला टर्म घटाऊंगा तो ये वाला टर्म मिलेगा। हाँ तो दोस्तों इन दोनों के जोड़ में से मैंने इन दोनों के जोड़ में से मैंने इन दोनों के जोड़ में से मतलब 2 में से मैंने 5 को हटा दिया। अगर दोस्तों इन दोनों के जोड़ में से मैं 5 घटाता हूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। तो क्या मिलेगी, y की वैल्यू निकल कर -3 आएगी। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है, -7 है, और y की वैल्यू क्या है, -3 है। तो यहाँ पर दोस्तों ए बिंदु के निर्देशांक पूछा था, हो गया। हाँ तो ए बिंदु के हमने निर्देशांक क्या माने थे, हो गया। ए बिंदु के निर्देशांक हमने x और y माने थे। x की वैल्यू क्या है, -7 है, और y की वैल्यू क्या है, -3 है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया ए बिंदु के जो निर्देशांक होंगे -7 होगा, -3 होगा। जरूरी नहीं था आप x और y मान लें, जरूरी नहीं था, लेकिन आप जब सीख जाएंगे तो वहां पर आप स्किप कर देंगे सारी चीजें, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी करिए, आपको इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है, तेजी से, ठीक है, तेजी से ऐसे ही करना है। आप पढ़िए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु Q जिसके निर्देशांक b-1 है, कह रहा है खंड EF का मध्य बिंदु है, ठीक है। कह रहा है बिंदु E के निर्देशांक -4, a है, कह रहा है, और F के निर्देशांक जो है 2,0 है। कह रहा है कि तब बताइए A और B का मान क्या होगा, A और B का मान क्या होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है, हाँ यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेखाखंड है EF, ठीक है। कह रहा है कि एक रेखाखंड है EF, मैंने एक रेखाखंड बना लिया EF। दोस्तों रेखाखंड जो होता है, रेखा का एक टुकड़ा होता है, उसे ही रेखाखंड, दोस्तों रेखा के एक टुकड़े को ही रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। कह रहा है एक रेखाखंड है EF, मैंने एक रेखाखंड बना लिया EF, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों जो रेखाखंड EF है उसके निर्देशांक, दोस्तों रेखाखंड जो EF है उसके निर्देशांक क्रम से -4, a और 2,0 है। हाँ क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों दिया है E बिंदु के निर्देशांक -4, a और ई बिंदु के निर्देशांक, 1 मिनट हो गई,
और एफ बिंदु के निर्देशांक क्या दिया है 2,0 दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ई एफ का जो रेखाखंड ई एफ है उसका मध्य बिंदु कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था क्यू है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्यू है और इसका जो निर्देशांक है क्यू बिंदु का वो हमें दिया है b-1, b-1 दिया है। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है कभी? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी का मान बताइए। दोस्तों मैंने आपको अभी को बताया कि जब भी मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें पता हो तब हम इस मेथड का उपयोग करते हैं, जो शॉर्ट वाला मेथड बताया था उस मेथड का उपयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों हम उसी मेथड से यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों ये वाली वैल्यू आपको पता है कि इन दोनों के जोड़ के आधे के बराबर होगी। इन दोनों के जोड़ के आधे के बराबर ये वाली वैल्यू होगी, मतलब इन दोनों का जोड़ जो है इसके दुगने के बराबर होगा। हाँ मतलब इन दोनों के जोड़ की जो वैल्यू होगी इसके दुगने के बराबर होगी। इसका दुगना क्या होगा? 2 भी होगा। मतलब इन दोनों का जो जोड़ है वास्तव में 2b के बराबर है। हाँ इन दोनों का जोड़ है कितना? देखिए -4 और 2 का जोड़ देखा जाए तो 2 है। मतलब इन दोनों का जो जोड़ है वास्तव में 2b के बराबर है, इसके दुगने के बराबर है, मतलब 2b के बराबर है। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूँ तो b की वैल्यू क्या निकल कर आई? b की वैल्यू देखा जाए तो -1 निकल कर आ गई। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो गया? इसी प्रकार दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि इसकी जो वैल्यू, दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि ये वाली जो वैल्यू है वास्तव में इसके और इसके जोड़ के आधे के बराबर है। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये वाली जो वैल्यू है इसके और इसके जोड़ के आधे के बराबर है, मतलब इस और इस टर्म का जो जोड़ है इसके दुगने के बराबर है। इसका दुगना क्या होगा? -2 होगा। हाँ मतलब दोस्तों इसका और इसका जो जोड़ है वास्तव में -2 के बराबर है। हाँ इसका और इसका जोड़ क्या होगा? देखिए इसका और इसका जोड़ देखा जाए, इसका और इसका जोड़ देखा जाए तो ये है, और इसकी वैल्यू जो है वास्तव में -2 के बराबर है। हाँ दोस्तों 0 से तो कुछ होने वाला तो है नहीं, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ए की वैल्यू क्या आई? -2 है। क्या आई? -2 है। हाँ ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि बताइए ए और बी की वैल्यू क्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया ए की वैल्यू जो होगी -2 होगी और बी की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आपने खुद देखा कि हमने कैसे शॉर्ट मेथड का उपयोग किया है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कहोगे? हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु 4, -6 का मूल बिंदु से प्रतिबिंब बताइए। बिंदु 4, -6 का मूल बिंदु से प्रतिबिंब बताइए। इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले कार्तीय तल यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है कोई दिक्कत है? कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप बना दें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कार्तीय तल बना लिया, ठीक है। आपके दोस्तों क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पर कार्तीय तल बना लिया है। अभी जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा इस पर कैसे हम अप्रोच रखते हैं, तो आपको ये सब बनाने की जरूरत भी ना पड़ेगी, ठीक है। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद आपको ये सब करना है। ठीक है दोस्तों ये क्या होता है? ये मूल बिंदु होता है। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं। पता है कि नहीं? तो हाँ हमें अच्छे तरीके से पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है दोस्तों कह रहा है बिंदु 4, -6 का मूल बिंदु से प्रतिबिंब बताइए। हाँ 4, -6 का मूल बिंदु से प्रतिबिंब बताइए। ठीक है मान लीजिए दोस्तों 4, -6 किस चतुर्थांश में आएगा? को देखिए 4 अगर हम पॉजिटिव में चलते हैं तो यहाँ पर कहीं पर आएंगे। मैंने कहा ठीक है तो वे -6 चलते हैं, -6 और चलते हैं, y की वैल्यू -6 है तो -6 जब चलेंगे तो यहाँ पर कहीं पर आएंगे। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 4, -6 यहाँ पर कहीं पर होगा। 4, -6 यहाँ पर कहीं पर होगा। आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो दोस्तों देखा जाए तो 4, -6 यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक है दोस्तों इस कह रहा है कि इस बिंदु का मूल बिंदु से प्रतिबिंब बताइए। मूल बिंदु क्या है? कहोगे ये है। कह रहा है कि इस बिंदु से, कह रहा है ये जो मूल बिंदु है इसके सापेक्ष बताइए प्रतिबिंब क्या होगा। हाँ कह रहा है ये जो मूल बिंदु है, कह रहा है इसके सापेक्ष बताइए प्रतिबिंब क्या होगा। हाँ
दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये बिंदु, ये जो निर्देशांक बिंदु 4, -6 है, इस मूल बिंदु से जितने मीटर दूरी पर होगा उतने ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। हो गया हाँ, उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। हो गया हाँ। दोस्तों अगर ये दूरी, अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी a मीटर है तो a मीटर दूरी पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। हाँ कि नहीं? हाँ। अगर दोस्तों मूल बिंदु से ये a मीटर दूरी पर इस निर्देशांक बिंदु स्थित है तो a मीटर दूरी पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब यहाँ पर इसका कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है तो यहाँ से, तो ऐसी स्थिति में a मीटर दूरी पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। दोस्तों जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका निर्देशांक हमसे पूछा है। मान लीजिए दोस्तों जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका निर्देशांक क्या है, x, y है, x, y है, ठीक है। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब, ये जो निर्देशांक बिंदु है, इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो x, y है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों ये क्या है, मूल बिंदु है, और इस मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, देखिए इस मूल बिंदु के निर्देशांक देखा है तो 0, 0 होता है। हाँ। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उतनी ही तो दूरी यहाँ से यहाँ तक है। हो गया हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु तो ये हुआ। हो गया हाँ। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु ये हुआ। हो गया हाँ, ठीक है। दोस्तों अगर इन दोनों का मध्य बिंदु ये है और इस मध्य बिंदु का निर्देशांक 0, 0 है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है 0, 0 है, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसके और इसके योग के आधे के बराबर होगी। हाँ ना? हाँ। अगर दोस्तों ये वाली जो वैल्यू है इसके और इसके योग के आधे के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसके और इसके जोड़ की जो वैल्यू होगी इसके दुगने के बराबर होगी। इसका दुगना क्या होगा, 0 होगा। 0 का दुगना 0 होता है। हाँ कि नहीं? हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसके और इसके जोड़ की जो वैल्यू होगी 0 के बराबर होगी। इन दोनों के जोड़ की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इन दोनों की जोड़ की वैल्यू देखा जाए तो x+4 होगी, और x+4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या है, ये -4 है। हाँ आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ये वाली जो वैल्यू है इसके और इसके जोड़ के आधे के बराबर होगी। मतलब इन दोनों का जो जोड़ है, इसका और इसका जोड़ जो है वास्तव में इसके दुगने के बराबर है। इसका दुगना क्या होगा, 0 होगा। हाँ हाँ, मतलब इसका और इसका जोड़ जो होगा वास्तव में 0 के बराबर होगा। इसका और इसका जोड़ क्या होगा, y-6 होगा। इन दोनों का जोड़ होगा -6 होगा। मतलब y-6 की वैल्यू जो है 0 के बराबर होगी। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। हाँ दोस्तों जो प्रतिबिंब, दोस्तों इस बिंदु का प्रतिबिंब, दोस्तों ये जो निर्देशांक बिंदु था इसका प्रतिबिंब x, y बन रहा था। हाँ, हमने माना था कि भैया इसका प्रतिबिंब जो है इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका निर्देशांक बिंदु x, y है। हाँ, x की वैल्यू क्या होगी, -4 है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देखा जाए तो 6 है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये -4, इस प्रकार हम कह सकते हैं 4, -6 का मूल बिंदु से जो प्रतिबिंब होगा, 4, -6 का मूल बिंदु से जो प्रतिबिंब होगा वो -4, 6 होगा, -4, 6 होगा। हाँ, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पर ऑब्जर्व करिए कि वास्तव में जो निर्देशांक बिंदु था वही उसका प्रतिबिंब, उसके प्रतिबिंब का भी निर्देशांक बिंदु है। केवल चिन्हों में परिवर्तन आया है। जहां पर प्लस था वहां पर माइनस आ गया, जहां पर माइनस था वहां पर प्लस आ गया। हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर गौर से अगर देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस निर्देशांक बिंदु का हमने प्रतिबिंब निकाला है, दोस्तों आप यहाँ पर अगर गौर से देख रहे हैं तो प्रतिबिंब का निर्देशांक बिंदु वही है जो वस्तु के निर्देशांक था। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसका निर्देशांक जो था वही उसका प्रतिबिंब का भी निर्देशांक है, केवल चिन्ह में परिवर्तन आया है। हाँ तो यहीं से एक दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी निर्देशांक बिंदु का मूल बिंदु से जो प्रतिबिंब होता है उसका निर्देशांक बिंदु ठीक वही होता है, बस साइन में परिवर्तन होता है। जैसे दोस्तों x के सापेक्ष हम निकालते थे प्रतिबिंब तो y के चिन्ह में परिवर्तन होता था, और y के सापेक्ष जब हम प्रतिबिंब निकालते थे तो x के चिन्ह में परिवर्तन होता था। उसी प्रकार अगर दोस्तों मूल बिंदु के सापेक्ष आप प्रतिबिंब निकाल रहे हो तो दोनों के साइन में परिवर्तन होगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। ठीक है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल और करा देता हूं इस पर, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए 4, दोस्तों आप मुझे बताइए 3, -7 का मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल साइन परिवर्तित कर देना है। तो 3 का मैंने -3 कर दिया
और 7 का -7 का मैंने 7 कर दिया। तो इस प्रकार दिखाया तो 3 -7 का मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब जो होगा -3,7 होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 5, 5, 5, -5, 3 का मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब में क्या होगा तो देखिए चिन्ह केवल परिवर्तित कर दीजिए। तो -5 का मैंने 5 कर दिया और +3 का मैंने -3 कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो -5, 3 का मूल बिंदु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब होगा वो 5, 3 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं होगी। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु आर ए बी प्रथम मूल पर R1 पर प्रतिबिंबित होता है। हाँ कह रहा है फिर R1 जो है x अक्ष पर 4,2 पर प्रतिबिंबित होता है। कह रहा है कि फिर R1 जो है x अक्ष पर 4,2 पर प्रतिबिंबित होता है। कह रहा है बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कर दिए। हाँ तो इस प्रकार के दोस्तों मैंने कहा था आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पीछे से सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा था कि नहीं कहोगे? हाँ आपने बताया था, आपने तुरंत कहा कि भैया आपने बताया था कि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए और आपको सोल्व करना हो तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पीछे से हमें सोल्व करना होगा। हाँ तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को पीछे से मतलब उल्टा सोल्व करते हैं। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने कार्तीय तल बना लिया है। ठीक है। कार्तीय तल बना लिया है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने कार्तीय तल बना लिया है। ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा था दोस्तों, एक मिनट रुकिए। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा था दोस्तों बिंदु आर ए बी प्रथम मूल पर R1 पर प्रतिबिंबित होता है। कह रहा है कि R जो कह रहा है एक बिंदु R है जिसके निर्देशांक a, b है। कह रहा है मूल बिंदु के सापेक्ष R1 पर प्रतिबिंबित होता है। कह रहा है और फिर R1 जो है x अक्ष पर 4,2 पर प्रतिबिंबित होता है। कह रहा है R बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। दोस्तों R1 जो है x अक्ष के सापेक्ष 4,2 पर प्रतिबिंबित होता है। 4,2 कहाँ पर स्थित होगा कहोगे? देखिए पहले चतुर्थांश में स्थित होगा। 4 यहाँ पर गया और 2 ऊपर गया तो यहाँ पर कहीं पर 4,2 आएगा। हाँ ठीक है 4,2 यहाँ पर कहीं पर आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ ठीक है दोस्तों। R1 जो है दोस्तों R1 जो है x अक्ष द्वारा, x अक्ष क्या कहोगे? ये है दोस्तों R1 जो है x अक्ष द्वारा 4,2 पर प्रतिबिंबित हो रहा है। हाँ x अक्ष द्वारा 4,2 पर प्रतिबिंबित हो रहा है। अगर दोस्तों R1 का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है तो R1 जरूर यहाँ पर कहीं पर होगा। हाँ जरूर कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों। इसका प्रतिबिंब देखा जाए तो यहाँ पर बन रहा था। हाँ दोस्तों इसका प्रतिबिंब देखा जाए दोस्तों ये जो R1 है दोस्तों R1 जो है इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना था। हाँ एक बात बता दो दोस्तों, इसका अगर इसका प्रतिबिंब ये है तो इसका प्रतिबिंब ये है। ठीक है तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इसका R1 का प्रतिबिंब ये है तो ऐसी स्थिति में इसका प्रतिबिंब ये होगा। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए बिंदु 4,2 का प्रतिबिंब क्या होगा कहोगे? देखिए दोस्तों बिंदु 4,2 का निर्देशांक बिंदु 4,2 का प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए जब हम x अक्ष के सापेक्ष किसी निर्देशांक बिंदु का प्रतिबिंब निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में y के वैल्यू में चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है और निर्देशांक बिंदु सेम रहता है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस निर्देशांक बिंदु का प्रतिबिंब जो होगा x अक्ष के सापेक्ष 4, -2 होगा। 4, -2 होगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो R1 का जो प्रतिबिंब 4,2 था उसका निर्देशांक बिंदु 4, -2 है। ठीक है यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है अब दोस्तों ये जो R1 था दोस्तों ये मूल बिंदु दोस्तों ये जो R1 था ये प्रतिबिंब R का था मूल बिंदु के सापेक्ष। मूल बिंदु क्या है कहाँ पर है कहोगे? देखिए मूल बिंदु यहाँ पर है दोस्तों। ये जो R1 है ये मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब था R का।
हाँ हाँ। दोस्तों ये जो R1 है ये प्रतिबिंब है इसका मूल बिंदु के सापेक्ष R1 का प्रतिबिंब है। हाँ हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों इस मूल बिंदु के सापेक्ष R का प्रतिबिंब R1 यहाँ पर बन रहा है तो जरूर R जो है यहाँ पर कहीं पर रहा होगा। हाँ R यहाँ पर रहा होगा। हाँ दोस्तों ये जो हमारा R है इसका निर्देशांक बिंदु हमें A और B दिया है। हाँ ठीक है। दोस्तों R का निर्देशांक A, B है और इसका मूल बिंदु के सापेक्ष देखा जाए तो इसका प्रतिबिंब जो है R1 पर बन रहा है जिसका निर्देशांक बिंदु 4, -2 है। हाँ ठीक है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ ठीक है। अगर दोस्तों R का प्रतिबिंब R1 है तो R1 का प्रतिबिंब R होगा। हाँ ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर दोस्तों आपको चित्र से बताया कि R का प्रतिबिंब अगर R1 है तो R1 का प्रतिबिंब R होगा। दोस्तों आप मुझे बताइए R1 का इस मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखिए जब हम मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में निर्देशांक बिंदु सेम रहता है, केवल चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। तो देखा जाए तो चिन्हों में परिवर्तन करेंगे तो -4 आया और यहाँ पर देखा जाए तो 2 आया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो R1 का इस मूल बिंदु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब होगा -4, 2 होगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों हम जान रहे हैं कि भैया R1 का जो प्रतिबिंब R है उसका निर्देशांक बिंदु A, B है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि -4, 2 है। अगर मैं तुलना करता हूं तो A बराबर -4 आया, B बराबर 2 आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह R जो हमारा बिंदु R का जो निर्देशांक बिंदु है वो -4, 2 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको फिगर बनाने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ठीक है। जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन जो इससे पहले क्वेश्चन किए थे उस पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। केवल वैल्यू में मैंने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। जहां पर 4, 2 निर्देशांक था वहां पर -4, 2 हो गया और पूरी सारी चीजें जैसे मैं अपने आप करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है। आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि यदि कोई रेखा x अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे x, 0 होंगे। ठीक है। कह रहा है यदि कोई रेखा y अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 0, y होते हैं। ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जैसे अगर दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, अगर कोई रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे x, 0 होंगे और अगर y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0, y। कैसे? मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक कार्तीय तल है। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कार्तीय तल से कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा कार्तीय तल है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा कार्तीय तल है। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं। ठीक है। मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ जिससे थोड़ा, वैसे नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर तो नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। केवल मैं समझा रहा हूँ लेकिन लिख दे रहा हूँ जिससे थोड़ा आपको जो असहज, अगर आप असहज थोड़ा महसूस करते हैं तो आप उससे बच सकें। ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। मानने की जरूरत भी ना है, यहाँ पर होता नहीं है। ठीक है। 4 है, इधर दोस्तों -1 होगा, इधर -2 होगा, यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पर -4 होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको चित्र पता है कि 0, 0 होता है। मूल बिंदु के निशान में होता है 0। यहाँ पर 1 होता है प्लस का, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4 होता है। 2, 4। यहाँ पर दोस्तों -1 होता है, यहाँ पर -2 होता है, यहाँ पर -3 होता है, यहाँ पर दोस्तों -4 होता है। आगे ऐसे चलते हैं। ठीक है। आप दोस्तों आप मुझे बताइए, यहाँ पर बताइए निर्देशांक बिंदु 5, 0 इस कार्तीय तल में कहाँ पर? 5, 0 इस कार्तीय तल में कहाँ पर? तो वे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो मैंने कहा कि बताइए निर्देशांक बिंदु 5, 0 इस कार्तीय तल में कहाँ पर? तुरंत आपने कहा कि देखिए x की वैल्यू 5 है, तो मैं यहाँ से 5 लिया, यहाँ पर आ गया, तो मैं y की वैल्यू 0 है। तो एक तरह से देखा जाए तो 0, अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर 0 पे देखूँ तो यही पर आएगा। इस प्रकार दोस्तों x की वैल्यू क्या है? 5 है और y की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 तो चलूंगा ही ना, कहोगे हाँ 0 चलूंगा ही नहीं। तो इस प्रकार देखा है तो निर्देशांक बिंदु 5, 0 जो है इस बिंदु पर स्थित है। इस बिंदु पर स्थित है दोस्तों।
इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए दोस्तों, आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि बताइए निर्देशांक बिंदु 5,0 जो है इस कार्तीय तल में स्थित कहाँ पर है, तुरंत आपने कहा कि इस बिंदु पर स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए निर्देशांक बिंदु 3,0 कहाँ पर स्थित है, 3,0 कहाँ पर स्थित है, तो देखिए निर्देशांक बिंदु 3,0 तो देखिए x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर आ गया, y की वैल्यू 0 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो निर्देशांक बिंदु 3,0 जो है यहाँ पर स्थित है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो दोनों बिंदु स्थित है यहाँ पर दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5,0 पहली बार मैंने 5,0 का नाम लिया, उसके बाद 2,0 का नाम लिया। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि y की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 होने के कारण जो ये 3,0 है निर्देशांक बिंदु और 5,0 जो निर्देशांक बिंदु है वो दोनों एक्स अक्ष पर लाई कर रहे हैं। हाँ लोग एक्स अक्ष पर दोस्तों कब लाई कर रहे हैं, कहोगे एक्स अक्ष पे तब स्थित है जब y की वैल्यू 0 है। अगर दोस्तों y की वैल्यू 0 ना होती तो ये वास्तव में एक्स अक्ष पर ये जो हमारा निर्देशांक बिंदु 3,0 है और 5,0 है ये यहाँ पर ना होती। इसी प्रकार दोस्तों मैंने कहा कि बताइए 2,0 कहाँ पर स्थित होगा, तुरंत आपने कहा देखिए 2,0 यहाँ पर स्थित होगा, 2,0 यहाँ पर स्थित होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि y की वैल्यू अगर 0 ना होती तो वास्तव में ये 2,0 जो है एक्स अक्ष पर लाई ना करता। ठीक है, तो इससे यही बात समझ में आ गया कि भैया ये तीनों निर्देशांक दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन तीनों निर्देशांक बिंदुओं में ये जो तीनों निर्देशांक बिंदुओं मैंने दिए हैं वहां यहाँ पर y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 होने के कारण ये तीनों निर्देशांक बिंदु जो है एक्स अक्ष पर लाई कर रहे हैं। हाँ, तो इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि अगर कोई बिंदु तो यही दोस्तों इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि अगर कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर लाई करता है तो ये लाई तभी कर सकता है जब y की वैल्यू 0 हो। हाँ, y की वैल्यू 0 हो। आप मेरी बात से सहमत हुए होंगे। हाँ दोस्तों आप तीनों यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि इन तीनों एग्जाम्पल में y की वैल्यू क्या थी, 0 थी और 0 होने के कारण ये तीनों निर्देशांक क्या है, एक्स अक्ष पर लाई कर रहे हैं। हाँ, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि भैया अगर कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर लाई कर रहा है तो ये लाई तभी करेगा जब y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर अगर स्थित है तो ऐसी स्थिति में वो बिंदु तभी एक्स अक्ष पर स्थित होगा जब y की वैल्यू 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि अगर कोई भी बिंदु y अक्ष पर लाई कर रहा है तो y अक्ष पर तभी लाई कर सकता है जब x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दो मैंने बातें बताई हैं कि भैया अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर लाई करता है तो एक्स अक्ष पर तभी लाई करेगा जब y की वैल्यू 0 होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई बिंदु y अक्ष पर लाई कर रहा है तो y अक्ष पर तभी लाई कर सकता है जब x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, आप दोस्तों अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दोस्तों एक रेखा थी फिलहाल के लिए नंबर बोल दूंगा। ठीक है दोस्तों एक रेखा जो थी ऐसे, दोस्तों एक रेखा थी, ये रेखा जो थी दोस्तों एक रेखा थी और उस रेखा ने एक्स अक्ष को ऐसे प्रतिच्छेद कर दिया। दोस्तों एक रेखा थी, उसने क्या किया, एक्स अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हुए देखिए, अगर ये वाली बिंदु देखिए ये बिंदु देखा जाए तो एक्स अक्ष पर लाई कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु को जो निर्देशांक होंगे x, 0 होंगे, जैसा कि एग्जाम्पल से हमने देख चुका है। हमने दोस्तों एग्जाम्पल से खुद देखा है कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर लाई कर रहा है तो ये लाई तभी कर सकता है जब y की वैल्यू 0 हो। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हाँ x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये बिंदु अगर एक्स अक्ष पर लाई कर रहा है तो y की वैल्यू 0 होगी। मतलब अगर कोई रेखा एक्स अक्ष पर लाई कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु को निर्देशांक होंगे x, 0 होंगे। ये बातें आपको क्लियर हो गई है, तो आप मुझे बताइए, हाँ बताइए, कहोगे हाँ ये सारी चीजें हमें क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं y अक्ष का भी समझा देता हूँ, y अक्ष की वैल्यू भी y अक्ष के बारे में भी समझा देता हूँ। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो सारी क्लियर हो गई, तो हाँ वो सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ पर -1, -2, -3, -4 लिख देता हूँ, यहाँ पर 1, 2, 3, 4। आप दोस्तों मुझे बताइए यहाँ पर निर्देशांक बिंदु 0,5 कहाँ पर स्थित होंगे, क्योंकि देखिए x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 है मेरा। ठीक है, क्योंकि देखिए y की वैल्यू 5 है, तो इस प्रकार अगर मैं 5 चलता हूँ तो यहाँ पर कहीं पर आऊंगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि निर्देशांक बिंदु देखा जाए तो 0,5 जो है यहाँ पर कहीं पर स्थित होगा। हाँ 0,5 यहाँ पर स्थित होगा।
हाँ, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि बताइए 0,3 कहाँ पर स्थित होगा इस कार्तीय तल में, तो देखिए 0 यहाँ पर है और y की वैल्यू 3 चली है तो यहाँ पर देखा। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए निर्देशांक बिंदु 0,3 देखा जाए तो यहाँ पर स्थित होगा। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे दिए निर्देशांक बिंदु 0,2 कहाँ पर स्थित होगा, निर्देशांक बिंदु 0,2 यहाँ पर स्थित होगा। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है, 0 है। और जीरो होने के कारण ये तीनों निर्देशांक बिंदु कहाँ पर लाई कर रही है, y अक्ष पर लाई कर रही है। हाँ, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि यदि 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 यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि कोई बिंदु y अक्ष पर लाई कर रहा है तो y अक्ष पर तभी लाई कर सकता है जब x की वैल्यू 0 होगी। हाँ, आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों निर्देशांक बिंदुओं के x तीनों निर्देशांक बिंदुओं में x की वैल्यू 0 थी और 0 होने के कारण ये तीनों निर्देशांक बिंदु जो है y अक्ष पर लाई कर रही है। हाँ, यहीं से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर लाई कर रहा है तो y अक्ष पर तभी लाई कर सकता है जब x की वैल्यू 0 हो। हाँ, ठीक है। अब यहाँ तक चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब दोस्तों मैं इसका भी समझा देता हूँ। दोस्तों एक रेखा थी, वो रेखा जो थी दोस्तों एक रेखा थी, वो रेखा जो है y अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, y अक्ष पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो देखिए अगर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ये प्रतिच्छेद तभी कर रही होगी जब x की वैल्यू 0 होगी। हाँ, मैंने और दोस्तों ये बिंदु अगर x y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर लाई कर रहा है तो y अक्ष पर तभी लाई कर सकता है जब x की वैल्यू 0 होगी। हाँ, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 0, y है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों ये बिंदु अगर y अक्ष पर लाई कर रहा है तो ये बिंदु तभी लाई कर सकता है जब x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस बिंदु की निर्देशांक क्या है, 0, y है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई रेखा y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है तो ऐसे स्थिति में उस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे 0, y होंगे। अगर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है तो उस बिंदु के निर्देशांक x, 0 होंगे। अगर y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु के निर्देशांक 0, y होंगे। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई, हाँ ये बातें क्लियर हो गई। अब दोस्तों आइए हम इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु -1, -12 और 3, 4 के बीच का रेखाखंड x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होगा। हाँ कि ना, हो गया, यही क्वेश्चन कह रहा है, हो गया। एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी लूं। मैं एक बार फिगर बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम पहले मैं कार्तीय तल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा फिगर बनाकर आपको समझा दूंगा। ठीक है, पहले हम कार्तीय तल के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कोई नहीं। दोस्तों पहले मैं कार्तीय तल यहाँ पर दोस्तों एक मिनट, पहले दोस्तों मैं यहाँ पर कार्तीय तल बना लेता हूँ। तो कार्तीय तल बनाने के लिए मुझे x अक्ष खींचना पड़ेगा और y अक्ष खींचना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी पड़ेगी और एक हमारी क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर खींचने की कोशिश की। हाँ, तो दोस्तों ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये हमारी क्षैतिज रेखा है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु -1, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो निर्देशांक बिंदु हैं। एक निर्देशांक बिंदु हमारा -1, -12 है और दूसरा जो है 3, 4 कह रहा है कि उनके बीच का जो रेखाखंड है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड बन रहा है वो x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। मतलब x अक्ष जो है उन दोनों बिंदुओं के रेखाखंड को काट रहा है। कह रहा है कि बताइए वो x अक्ष जो है उन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में काट रहा है। दोस्तों काट तभी रहा होगा जब एक निर्देशांक बिंदु इधर रहा होगा, एक निर्देशांक बिंदु इधर होगा, तभी तो x अक्ष काटेगा उन दोनों को। कहोगे हाँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों पहला बिंदु हमारा इधर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कर नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, जरूरी नहीं है दूसरा बनाने की, आप इसके माध्यम से भी सोल्व कर सकते हो, आसान हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इसका जो निर्देशांक बिंदु है -1, -12, ठीक है, और इसका जो निर्देशांक बिंदु है वो 3,4, ठीक है दोस्तों। ये जो रेखाखंड है दोस्तों, ये जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को कह रहा है कि ये जो रेखाखंड है दोस्तों, एक मिनट रुकिए, कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड बन रहा है, उस रेखाखंड को मिलाने पर दोस्तों, रेखाखंड तो यही बन रहा है, हो गया हाँ। कह रहा है कि ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड बन रहा है, उसको एक्स अक्ष तो ये हो गया हाँ। कह रहा है एक्स अक्ष किस अनुपात में काटेगा। हाँ, एक बात बताइए दोस्तों, एक्स अक्ष इस बिंदु पर काट रहा है, कहोगे हाँ। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष इस बिंदु पे काट रहा है, कहोगे हाँ। अगर इस बिंदु पर काट रहा है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कहोगे देखिए, अगर इस बिंदु पर काट रहा है तो इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे x, 0 होंगे। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं, कहोगे हाँ, ये बात हमें क्लियर है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों हमसे कह रहा है कि ये जो बिंदु है किस अनुपात में काट रहा है, हाँ तो किस अनुपात में काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं लिखकर सोल्व करने की कोशिश करता हूँ तो मैं खुद कंफ्यूज जाऊंगा कि मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँ, कैसे गुणा करूँ, हाँ खुद कंफ्यूज जाऊंगा। इसलिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सी इसके बजाय मैं एक सिंपल सा फिगर बनाकर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। केवल मुझे ये समझाना था कि ये जो एक्स अक्ष काट रहा है, इस बिंदु के निर्देशांक x, 0 होंगे। केवल यही चीज आपको समझाना था और कुछ नहीं समझाना था, और कोई चीज यहाँ पर समझाना नहीं था, ठीक है। आइए हम सिंपल फिगर के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे दोस्तों अगर मैं यहाँ पर करवा भी देता हूँ तो कंफ्यूज मैं भी हो सकता है हो जाऊं, और आप तो होंगे भी कंफ्यूज। दोस्तों ये हमारा एक बिंदु हमारा दोस्तों, ये हमारा एक बिंदु -1, -2, 12 था, और जो दूसरा बिंदु था दोस्तों हमारा वो 3,4 था, ठीक है दोस्तों। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखाखंड ये तैयार हुआ, ठीक है। और दोस्तों इन दोनों रेखाखंडों को दोस्तों, ये जो दोनों रेखाखंड थे, उनको एक्स अक्ष जो है मान लीजिए इस बिंदु पर काट रहा है। अगर दोस्तों एक्स अक्ष इस बिंदु पर काट रहा है तो इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे, एक्स अक्ष पर अगर कोई रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा काटा जाता है, या कोई रेखाखंड एक्स अक्ष पर काट रहा है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0 होते हैं। हाँ, अगर दोस्तों एक्स अक्ष द्वारा इस बिंदु पर काटा जाता है तो इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे x, 0 होंगे। ये बात आपको समझ में आया, कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष जो है किस अनुपात में काटेगा। मान लीजिए ये बिंदु जो है m अनुपाते n में इन दोनों बिंदुओं को काट रहा है। मान लीजिए दोस्तों ये जो एक्स अक्ष द्वारा इस बिंदु के द्वारा, मान लीजिए दोस्तों एक्स अक्ष के इस बिंदु द्वारा इन दोनों रेखाखंडों को m अनुपाते n में विभक्त किया जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं दोस्तों। अगर एक्स अक्ष द्वारा इस बिंदु पर काटा जा रहा है तो इस बिंदु के निर्देशांक x, 0 है। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है, हो गया, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, ये बिंदु जो है इन दोनों बिंदुओं को m अनुपाते n में काट रहा है दोस्तों। ये बिंदु जो है इस रेखाखंड को m अनुपाते n में काट रहा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कभी देखिए। अगर इस बिंदु के निर्देशांक पता करने हैं, तो आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, करिए तो आया 3m। तो अगर देखिए इसकी मल्टीप्लाई आप इस साइड में करिए तो आया 4m। तो अगर देखिए जिस प्रकार आपने इसके साथ किया है उसी प्रकार आप इसके साथ भी करिए, तो यहाँ पर किया तो -m, इसी प्रकार यहाँ पर भी करता हूँ तो -12, ठीक है। अपोन में क्या लिखना है, तो अपोन में लिखा जाए तो m + n लिखिए, यहाँ पर m + n लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कर दे। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जो एक्स अक्ष द्वारा इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो एक्स अक्ष इस प्रकार दोस्तों देखा जाए इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो एक्स अक्ष के निर्देशांक है एक्स। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो बिंदु m अनुपाते n में विभक्त कर रही थी, इसके निर्देशांक जो होंगे 3m - n अपॉन m + n होंगे, और 4m - 12 अपॉन m + n होंगे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो इस बिंदु के निर्देशांक x, 0 होंगे। हमारे अनुसार देखा जाए तो ये होंगे, हाँ मतलब ये वैल्यू जो है इसके बराबर है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। अगर दोस्तों ये वैल्यू मैं इसके बराबर रखकर सोल्व करता हूँ तो मुझे गुणा भाग में परेशानी होगी। इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू इसके बराबर रखकर ये वाली वैल्यू इसके बराबर रखकर सोल्व करने की कोशिश की, तो सोल्व कर लिया।
यहाँ से दोस्तों अगर मैं ये तो m प्लस एन की वैल्यू m प्लस एन की मल्टीप्लाई जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब 4m माइनस 12 बराबर जीरो आएगा। तो यहाँ से दोस्तों 4m बराबर, एक मिनट रुकिए, माइनस का 12n आता, ठीक है, 12n आता, यहाँ तक ये चीजें क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व करता हूँ तो 4m बराबर आया 12n, हाँ ठीक है। यहाँ से दोस्तों m और n की वैल्यू का अनुपात निकालता हूँ तो 3 अनुपात 1 आया, हाँ ठीक है। मतलब देखा जाए तो दोस्तों ये बिंदु जो है, ये बिंदु जो है इस रेखाखंड को 3 अनुपात 1 में व्यक्त कर रही है, हाँ। तो हम कह सकते हैं कि भैया x अक्ष द्वारा इस रेखाखंड को इसके इस बिंदु और इस बिंदु के बीच बनने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा 3 अनुपात 1 में विभक्त किया जा रहा है, हाँ 3 अनुपात 1 में विभक्त किया जा रहा है। कह रहा है कि x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभक्त किया जा रहा है, इन दोनों रेखाओं द्वारा बने रेखाखंड को। तो हम कह सकते हैं भैया 3 अनुपात 1 में विभक्त किया जा रहा है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, अगर कोई भी समीकरण हमारा, अगर दोस्तों कोई भी समीकरण हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखी गई है, अगर दोस्तों कोई भी समीकरण हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखी गई है, तो ये एक सीधी रेखा को रिप्रेजेंट करेगी दोस्तों, ये एक सीधी रेखा को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई समीकरण हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखी गई है तो ऐसी वो रेखा हमारी एक सीधी रेखा को रिप्रेजेंट करेगी, वो समीकरण हमारी एक सीधी रेखा को रिप्रेजेंट करेगी दोस्तों, जहां पर c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आप यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है दोस्तों। जब आप x और y की वैल्यू रख कर वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी रेखा का निर्माण होगा। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं पर भी आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का कोई समीकरण दिखता है तो वो एक सीधी रेखा को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x माइनस 3y बराबर 6 रेखा y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, हाँ कह रहा है कि 2x माइनस 3y बराबर 6, कह रहा है कि रेखा 2x माइनस 3y बराबर 6 y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, किस बिंदु पर काटती है, हाँ किस बिंदु पर काटती है, हाँ किस बिंदु पर काटती है। दोस्तों हमें पता है कि जहां पर भी y अक्ष को काट रहा होगा, दोस्तों हमें पता है कि ये रेखा y अक्ष को जहां पर भी काट रहा होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके निर्देशांक होंगे 0, y होंगे, 0, y होंगे, हाँ दोस्तों आपको चित्र इस पता है कि ये रेखा जो है y अक्ष को जहां पर भी काट रहा होगा वहां पर उस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे, वहां पर उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 0, y होंगे, हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है, 0 है, x की वैल्यू 0 है, हाँ यहाँ जहां पर भी काट रहे होंगे वहां पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 0 रख दिया, x की वैल्यू 0 रख दिया, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, x की वैल्यू 0 रख दिया, कोई दिक्कत हो गया नहीं। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो 3y बराबर 6 है, या y बराबर क्या है, -2, y बराबर -2। दोस्तों यहाँ पर मैंने y की वैल्यू रख दी, तो इस प्रकार दोस्तों क्या निकल कर आएगा, 0, मतलब रेखा 2x माइनस 3y बराबर 6 जो है y अक्ष को 0, -2 पर काट रही है, मतलब 0, 2 पर काटती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। अब अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रेखा 3x प्लस y, एक मिनट रुको, हाँ 3x प्लस वाई बराबर -6 से कह रहा है कि तो x अक्ष कह रहा है कि 3x प्लस वाई बराबर -6 x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, हाँ x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, हाँ कह रहा है रेखा 3x प्लस वाई, कह रहा है रेखा 3x प्लस वाई बराबर -6 कह रहा है x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। दोस्तों ये रेखा x अक्ष को जहां पर भी काट रही होगी उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कोई देखिए उस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे x, 0 होंगे। दोस्तों कह रहा है कि ये 3x प्लस वाई बराबर -6 x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। तो दोस्तों ये रेखा x अक्ष को जहां पर भी काट रही होगी उसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0 होंगे।
ठीक है दोस्तों, जहां पर भी काट रही होगी एक्स अक्ष को, जहां पर भी काट रही होगी वहां पर y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि y की वैल्यू 0 होगी। हाँ हाँ, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखी। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y तो कैंसिल कर देगा, तो x बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। हाँ -2 आ गया। दोस्तों यहाँ पर मैं x की वैल्यू -2 रख देता हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो रेखा रेखा जो है रेखा जो है 3x प्लस वाई बराबर -6 जो है एक्स अक्ष को देखा जाए तो -2, 0 पर काट रहे हो। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपसे कुछ और चीजें यहाँ पर जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आपसे दोस्तों मैं और चीजें यहाँ पर जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप मुझे बताइए 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर अगर 5 है, अगर 5 है तो x प्लस 3y बराबर 5 है, और 6x प्लस 2y बराबर 6 है। तब बताइए x और y के मान क्या है। तो अगर देखिए अगर आपको x और y के मान निकालने हैं तो आप क्या करिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ठीक है। तो अगर उसके बाद यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं विलोपन विधि को सोल्व करता हूँ, विलोपन विधि से सोल्व करता हूँ तो चिन्ह का परिवर्तन करना पड़ेगा और ये से ये कैंसिल हो जाएगा। 3 3 9, 9 में से 2 घटाऊंगा तो आएगा 7। हाँ 7 वाई, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। तो ये देखिए 3 5 15 और 15 में से अगर मैं 6 घटाता हूँ, 15 में से अगर 6 घटाता हूँ तो 9 आएगा। हाँ 15 में से 6 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू 9/7। इसी प्रकार आप बताइए, और x की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर x की वैल्यू निकालना है तो हमें y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो इस समीकरण में रखनी होगी, इस समीकरण में रखनी बात। अगर दोस्तों मैं पहले समीकरण में रखता हूँ तो पहले देखिए y की वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 3 27/7 है, और 27/7 इधर जाएगा। मैंने कहा हो गया, उसके बाद सोल्व करेंगे तो 27/7 जब इधर जाएगा तो हम एलसीएम लेंगे। 7 में से 35 में से 27 घटाएंगे तो 8/7। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2x सोल्व आपको अच्छे तरीके से करना आता होगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो 4/7 आप सोल्व करोगे दोस्तों, यही निकल कर। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से कर लेता हूँ। 9 3 27 27/7 इधर गया, 27/7 7 35 में से 27 घटाएंगे 8, 35 में से 27 घटाएंगे 8, 8/7 4/7। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू 4/7 है, 9/7। दोस्तों ये तो हमारी वैल्यू निकल गई, लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या है। ये जो x और y की वैल्यू आई है ये वास्तव में दर्शा क्या रहे होंगे, ये बात आपको नहीं पता होगा। हाँ चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा कार्तीय तल है, जरूरी नहीं है कार्तीय तल हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कार्तीय तल हो, लेकिन बना देते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा कार्तीय तल है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा कार्तीय तल, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा कार्तीय तल है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको चित्र इसमें करना, दोस्तों आपको चित्र में पता है कि 2x प्लस 3y, अगर कोई भी समीकरण हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है तो वो एक सीधी रेखा को दर्शाएगी। हाँ, इस प्रकार देखा है दोस्तों तो 2x प्लस 3y -5 बराबर 0 ये हमारा एक सीधी रेखा को दर्शाएगी। हाँ हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, इसका ग्राफ बनाता हूँ x और y की वैल्यू रखकर, तो कुछ तो ग्राफ बनेगा लेकिन एक सीधी रेखा के रूप में बनेगा। तो हाँ मान लीजिए दोस्तों ये 2x प्लस 3y बराबर 5 का जब मैंने ग्राफ बनाया तो ऐसे बन के तैयार हुआ, ऐसे एक सीधी रेखा बन के तैयार हुई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद हो गई। इसी प्रकार दोस्तों ये 6x प्लस 2y बराबर 6 जो है ये भी एक सीधी रेखा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हाँ एक सीधी रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका भी एक सीधी रेखा का ग्राफ होगा। तो गया, मान लीजिए दोस्तों इसका मैंने ग्राफ बनाया, इसकी वैल्यू रखकर x और y की वैल्यू रखकर इसका जब ग्राफ बनाया तो वो जो सीधी रेखा बनी वो ऐसे निकल कर आई। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। दोस्तों ये दोनों रेखाएं 2x प्लस 3y बराबर 5 और 6x प्लस 2y बराबर 6 वाली रेखाएं दोनों जो है यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। और ये जो प्रतिच्छेद दोनों बिंदु जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं
उसके निर्देशांक बिंदु, ये जो हमारे x और y की वैल्यू आई है उसी की वैल्यू है दोस्तों। मतलब ये दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं उस बिंदु की निर्देशांक बिंदु वास्तव में x और y की वैल्यू कहलाती है। हाँ, x और y की वैल्यू उस बिंदु के निर्देशांक कहलाती है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसकी वैल्यू 4/7 आई है और 9/7 आई है। मतलब हो गया, मतलब ये दोनों जो रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं उस बिंदु की निर्देशांक 4,7 और 9,7 है। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों ये x और y की जो वैल्यू आई है कुछ और नहीं है, ये दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु के निर्देशांक बिंदु होते, उस बिंदु के निर्देशांक बिंदु होते हैं। ये बातें आपको समझना चाहिए, ये बातें आपको समझना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मापने मत जाना, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, केवल मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया। कह रहा है समीकरण 3x + y - 5 = 0 है। कह रहा है 2x - y - 5 = 0 है का ग्राफ बिंदु P जिसके निर्देशांक के अल्फा, बीटा है, कह रहा है एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, कह रहा है समीकरण 3x + y - 5 = 0 और 2x - y - 5 = 0 का ग्राफ जो है बिंदु P जिसके निर्देशांक अल्फा, बीटा है पर एक दूसरे को काटते हैं। कह रहा है कि तब बताइए 3α + बीटा का मान क्या होगा। हाँ, दोस्तों एक समीकरण हमारा 3x + y बराबर 5 था। हाँ, और दूसरा समीकरण हमें दिया था 2x - y बराबर 5। दोस्तों ये दोनों समीकरण दो हैं दोस्तों, ये दोनों जो इन दोनों का जो ग्राफ दोस्तों, ये इन दोनों समीकरण दो हैं दोस्तों। ये भी एक रेखा को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी एक रेखा को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, ठीक है। और दोस्तों ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। हाँ, दोस्तों अगर उस किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं दोस्तों, अगर ये दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, क्वेश्चन ने खुद कहा है कि इन दोनों का जो ग्राफ है वो किसी एक बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। हाँ, काटते हैं। कह रहा है इन दोनों का जो ग्राफ है एक P बिंदु पर काटते हैं। मतलब ये वाली जो रेखा है एक बिंदु पर काट रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कहोगे देखिए उस बिंदु के निर्देशांक x, y होंगे। मतलब x और y की जो वैल्यू होगी वही निर्देशांक होंगे, कहोगे हाँ। तो x और y की वैल्यू बताइए, कहोगे देखिए अगर हमें x और y की वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। आप चाहे जिस विधि का प्रयोग करिए, मुझे इससे मतलब नहीं है। इससे ये कैंसिल हो गया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है, 0 है। x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। हाँ, चाहे जिस समीकरण में रखेंगे तो y की वैल्यू क्या है, 5 है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक 0,5 है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और P बिंदु के निर्देशांक दिया था अल्फा, बीटा। कह रहा था कि P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और कह रहा था कि P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और P बिंदु के निर्देशांक दिया था अल्फा, बीटा। हाँ, दोस्तों हम देख रहे हैं कि भैया 0,5 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया P बिंदु के अल्फा, बीटा बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है और बीटा की वैल्यू क्या है, तो बीटा की वैल्यू 5 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो गया। अब दोस्तों जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 3α + बीटा की वैल्यू क्या है। 3α + बीटा की वैल्यू क्या है। दोस्तों अल्फा की वैल्यू 0 है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बीटा की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 5। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 3α + बीटा की वैल्यू जो है 5 है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों चीजें आशा करता हूँ समझ में आ रही है। कह रहा है कि समीकरण 5x - 2y + 1 = 0 है। कह रहा है और 4x - 3y + 5 का ग्राफ बिंदु P जिसके निर्देशांक अल्फा, बीटा है के पर एक दूसरे को काटते हैं। कह रहा है कि तब बताइए 2α - 3 बीटा की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि एक ग्राफ हमारा, कह रहा है एक समीकरण हमारा 5x - 2y प्लस बराबर -1 क्या है, कह रहा है कि -1 के रूप का है। और जो दूसरा समीकरण है दोस्तों 4x - 3y बराबर -5 के रूप का है। कह रहा है कि इन दोनों का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये दोनों रेखाएं जो हैं P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। P बिंदु के अल्फा, बीटा बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हाँ, कह रहा है P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है जिसके निर्देशांक हमें दिए हैं अल्फा, बीटा। ठीक है दोस्तों, अगर ये हाँ, क्या हाँ, ठीक है दोस्तों,
अगर दोस्तों ये दोनों किसी एक बिंदु P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उस बिंदु के निशान क्या होंगे, तो देखिए जहां पर भी प्रतिच्छेद कर रही हैं ये दोनों बिंदु रेखाएं, उस बिंदु के निशान के x, y होंगे। अगर x, y होंगे तो उस x, y की वैल्यू है क्या, को सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा सोल्व करिए, बताइए। तो देखिए अगर हमें सोल्व करना है तो हमें यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया इस पूरे में, इस पूरे में लिखा तो 2 से कर लिया। आपका मन कर रहा है तो इसे बराबर कर लिया और माइनस चिन्ह परिवर्तन कर दिया। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ अगर 3 5 15, 2 चौके 8, तो आएगा 7x। हाँ प्लस का 7x बराबर का चिन्ह, -3 आया, -3 आया और 2 पंचे 10। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए 7 है। x की वैल्यू क्या निकल कर आई, हो गया 1 निकल। ठीक है, x की वैल्यू 1 निकल। y की वैल्यू क्या आई, तो देखिए y की वैल्यू निकालना है तो आपको x की वैल्यू रखना पड़ेगा किसी समीकरण में। तो मैंने दूसरे समीकरण में, पहले समीकरण में रखी। तो x की वैल्यू क्या है, 1। मैंने 1 रखा तो 5 प्राप्त हुआ, 5 इधर गया तो आया प्लस का 4, और प्लस के 4 को -2 से भाग दूंगा तो -2 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो y की वैल्यू क्या है, -2 आएगा। मतलब देखा जाए तो दोनों समीकरण देखा जाए तो 1, -2 पर प्रतिच्छेद करते हैं। हाँ, 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 मतलब जहां जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु के निशान में देखा जाए तो 1, -2 है। लेकिन दोस्तों कह रहा था कि बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और उस बिंदु के निशान के अलावा बीटा दिया है। हम कह रहे हैं भैया एक निर्देशांक बिंदु 1, -2 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया निर्देशांक बिंदु अल्फा, बीटा पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो ये अल्फा है, ये बीटा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू -2 है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन कह रहा है वो बता देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि टू अल्फा -3 बीटा की वैल्यू बताइए। अगर दोस्तों हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हाँ, तो मैंने रखने की कोशिश की। अल्फा की वैल्यू क्या है, तो 1 है, तो यहाँ पर रखूंगा तो 2 प्राप्त होगा। बीटा की वैल्यू क्या है, तो -2, मैं यहाँ पर रखूंगा तो -+6। इस प्रकार दोस्तों क्या आएगा, तो 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। हाँ, 8 आएगा। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये अल्फा -3 बीटा की जो वैल्यू होगी वो 8 होगी। क्या होगी, 8 होगी। 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि सही मैंने किया है कि गलत नहीं हो गया है। अगर गलत हो गया होगा तब तो बेकार है चीज़ें, तो फिर से करना पड़ेगा। एक बार सोल्व कर लेते हैं। 3 5 15, 2 चौके 8, तो 15 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो 7x प्राप्त हुआ। ठीक है जी, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हाँ, -3 उधर है, 10 इधर, तो 7 आया, x बराबर 1 आया। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखूंगा तो उधर जाएगा तो 1 मिनट -6 होगा। ठीक है, यहाँ पर गलती हुई है दोस्तों। 1 रखूंगा तो यहाँ पर 5 आया, 5 इधर जाएगा तो -6 होगा, और -6 को -2 से भाग दूंगा तो आएगा 3। तो इस प्रकार x की वैल्यू क्या आई, 3 आई। इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, और इसकी वैल्यू क्या आई, 3 आई। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये y की वैल्यू क्या आई थी, 3। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो बीटा की वैल्यू 3 है। हाँ, यहाँ पर दोस्तों 3 रखता हूँ। 3 अगर मैं रखता हूँ, यहाँ पर मैं 3 रखता हूँ तो मुझे 9 प्राप्त होगा। अच्छा, 3 बीटा का। अगर दोस्तों मैं बीटा की वैल्यू 3 रखता हूँ तो यहाँ पर 9 प्राप्त होगा। 9 में से 2 घटाऊंगा, 2 -9 करूंगा, 2 -9 करूंगा तो क्या आएगा, 2 -9। 1 मिनट रुक जाइए। अब दोस्तों मैं x की वैल्यू, अब दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू देखा जाए तो 1 आई है। हाँ, x की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू उठाकर किसी भी समीकरण में रख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों मैं पहले समीकरण में रखूंगा, अगर मैं पहले समीकरण में रखता हूँ तो कहोगे देखिए यहाँ पर रखोगे तो 5 आया, 5 इधर गया, -6 हुआ, -6 को -2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3। इस प्रकार y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 3 निकल कर आएगी। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये दोनों समीकरण जो है 1, 3 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1, 3 पर नहीं, अल्फा, बीटा पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। निर्देशांक बिंदु अल्फा, बीटा पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भैया 1, 3 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा, बीटा पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मतलब अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब दोस्तों जिस चीज की वैल्यू पूछ रहा है उस चीज की वैल्यू बता देते हैं। कह रहा था कि भैया 2 अल्फा -3 बीटा की वैल्यू बताइए, 3 बीटा की वैल्यू बताइए। ये तो पूछ रहा था, यही पूछ रहा था, यही हमसे पूछ रहा था। तो आइए बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसके लिए मैंने क्या किया, अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर रखूंगा तो क्या मिलेगा, बोलो देखिए यहाँ पर अगर आप रखते हैं तो 2 ही मिलेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। बीटा की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 9 मिलेगा, तो यहाँ देखा तो -7, -7। इस प्रकार तो हम कह सकते हैं, तो अल्फा -3 बीटा की जो वैल्यू होगी -7 होगी, -7 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी।
ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आगे की चीज़ें, एक ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन बचा है, तो इससे तो हम कल देखेंगे, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।